अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे इंशाल्लाह। भाई आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, मेरे लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये व्लॉग उम्रा सीरीज़ का लास्ट व्लॉग होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से भी देख लिया होगा। क्योंकि एज अ मुस्लिम हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं वो कितने एक्साइटेड होते हैं, वहाँ पर जाने की कितनी ज़्यादा खुशी होती है और वहाँ से आने का कितना ज़्यादा दुख भी होता होगा। स्पेशली जो लोग जा चुके हैं, मतलब हज उम्रा कर चुके हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस चीज़ की कितनी तकलीफ़ होती है। और हमें तो जितनी ज़्यादा जाने की खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, वापस आने का उससे कहीं ज़्यादा दुख था। ये मदीना में हमारा लास्ट डे था जिसमें हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी और साथ यहाँ पर ये एक ब्रोस्ट की शॉप हमें पता चली थी। यहाँ पर सबसे अच्छा इस एरिया का ब्रोस्ट मिलता है और हमने ट्राई किया था। ये एक बंगाली भाई थे जिनका इखलाक और ब्रोस्ट दोनों ही बहुत अच्छे थे। और सबसे बढ़कर, क्योंकि मैं इस शॉप में 2 से 3 बार जा चुकी थी, इनके पास कोई हेल्पर नहीं था। ये 1 मैन आर्मी के तौर पे इस शॉप को संभाल रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। और इस शॉप में ये जो बिल्ली है ना, ये हमेशा ही होती है और ये कोई इतनी क्यूट बिल्ली है। और आप देखें इसकी दोनों आंखों का जो कलर है ना वो डिफरेंट है और इसकी सेहत से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दिन में कितना ब्रोस्ट हजम करती होगी। ये ब्रोस्ट शॉप मस्जिद नबवी के एरिया में ही आती है, मतलब बहुत करीब है और ये इस शॉप का नाम है। अगर आप सर्च करना चाहें, आप मदीना में हों, अगर ट्राई करना चाहें तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी इसको ट्राई करके। सेकंड थिंग इज़ कि इसकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हैं, मतलब प्राइस रीज़नेबल और चीज़ बहुत अच्छी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को दोबारा से ये बता दूं कि मैं कोई प्रमोशन वीडियोस नहीं बनाती, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देती हूँ। जो चीज़ मुझे सही लगती है या जो चीज़ गलत लगती है वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करती हूँ और उसको शेयर करना मेरा, मुझे लगता है कि फ़र्ज़ भी बनता है इस प्लेटफॉर्म पर। और हाँ जी, मुझे ये भी पता है कि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरी बहुत छोटी सी यूट्यूब फैमिली है और कोई मुझसे प्रमोशन भी क्यों करवाएगा। आपने एलिवेटर देखा, कितना देसी सा और कितना फूलों वाला है ना, मज़े का था। और ईमान की फुर्तियाँ चेक करें, जब खाना आ रहा होता है ना तो बस इंसान की देखें ऐसे फुर्तियाँ आ जाती हैं उसमें। अच्छा भाई, मदीना में आके सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो ये मेरी तो यही थी कि छतरियाँ खुलने का और बंद होने का मंजर मैं देखती अपनी आंखों से, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा ये खुलने का ही मैंने देखा है और मैंने फटाफट से इसको थोड़ा सा फिल्म कर लिया। रात को ये बंद किस वक्त होती हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट फजर की नमाज के बाद ये खुलती हैं और ये मंजर नो डाउट काबिल दीद होता है। अच्छा, आपने ये नोटिस किया है कि तमाम छतरियाँ एक साथ नहीं खुल रही, एक छतरी छोड़कर जो दूसरी छतरी है वो ठीक से खुल रही है और बाकी जो बीच में एक एक होती है ना वो थोड़ी सी आहिस्ता से खुलती हैं, क्योंकि अगर सारी छतरियाँ एक साथ खुल जाएंगी ना तो फिर इनके टकराने का खदशा है। मेरी लॉजिक तो यही कहती है कि इसीलिए एक साथ नहीं खुल रही, बाकी तो वो खुद ही बता सकते हैं कि वहाँ के लोग कि ये एक साथ क्यों नहीं खुलती। इन छतरियों के लिए स्पेशली लोग बहुत सारे खड़े थे और फिल्म कर रहे थे, क्योंकि ये इतना को खूबसूरत सा मंजर लगता है। और अब माशाल्लाह से छतरियाँ खुल के कितनी प्यारी लग रही हैं। भाई मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से एक फरमाइश आई हुई थी ऊद परफ्यूम की और उन्होंने मुझे एक पिक्चर भेजी थी। यहाँ पर किसी डैनिश ने लगाया हुआ था तो उन्होंने उससे पूछा था और उसने बताया था कि मैंने सऊदी अरेबिया से लिया है और मेरे हस्बैंड ने मुझे जाते हुए स्पेशल एक ही चीज़ की फरमाइश की थी और वो उस परफ्यूम की, लेकिन वो परफ्यूम मुझे कहीं से भी नहीं मिला। तो बस मैंने फिर डिफरेंट किस्म के ऊद ट्राई किया है कि कोई अच्छा सा हो और मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाऊँ, क्योंकि सऊदी अरब से तो या खजूर आप गिफ्ट लेके जा सकते हैं या फिर ऊद परफ्यूम। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ऊद ट्राई किए थे और इनकी प्राइस थी 250 रियाल। फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी थी, वो चीज़ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी ना, तो बस इसी वजह से फिर मैंने यहाँ से कोई परफ्यूम बाई नहीं किया था। एक इनकी गलत चीज़ मुझे ये लगी कि कोई प्राइसेस मेंशन नहीं थी, जहाँ पे मेरे हाल में ये अपनी मनपसंद कीमतें बताते हैं, जिसकी वजह से मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं था। तो यहाँ पे आपने खुद कनिंग होके रहना भाई, प्राइसेस ये जहाँ पे इनका दिल करता है वहीं पे लगा देते हैं। और ये देखें भाई, फ्रंट सीट के पास ये छोटा सा फ्रिज, ये जो रेड बटन वाला आपको नज़र आ रहा है, और ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। और ये फ्रंट सीट के आगे भी बॉटल्स और बैग रखने की जगह होती है। वैसे बसेस का स्टैंडर्ड्स नो डाउट बहुत अच्छा था। और ये तो मैंने बताया नहीं कि हम बस में बैठ के किधर जा रहे हैं। तो भाई हमारी मदीना से वापसी हो रही है और अब हमारा मक्का 2 दिन का स्टे था।
मदीना में हमारा 4 दिन का स्टे था और 5वें दिन हमारी रवानगी थी। ये 4 दिन कैसे गुजर गए यकीन करें कोई पता ही नहीं चला। मदीना में इतने सॉफ्ट लोग थे, इतने नाइस एंड काइंड पीपल थे कि उनके साथ बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला। आप लोग कहीं ये तो नहीं समझने लगे कि हम लोग वापस पाकिस्तान आ गए। भई अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, सब्र करें। और वैसे लिटरली मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानीज़ की है। और यहाँ पर जो आवाज़ें लगा रहे थे ना, उनसे बिल्कुल यही फीलिंग आती है कि आप पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। ये मदीने से वापसी के दौरान यहाँ पर आधे घंटे का स्टे था। यहाँ से हमने पकौड़े भी ट्राई किए थे, चना चाट ली थी, उसके अलावा ईमान ने नूडल्स भी लिए थे। तो पकोड़े और चना चाट तो बहुत अच्छी थी, और नूडल्स मैंने कभी भी लाइफ में ट्राई नहीं किए, इसलिए मुझे पता ही नहीं। लेकिन आप देख लें वही पैकिंग वाले नूडल्स हैं जिनके अंदर इन्होंने ऐसे बॉइल्ड वाटर हमें डाल के दिया था। ये सब स्टॉल्स पाकिस्तानीज़ के ही थे, इसीलिए सब उर्दू में आवाज़ें लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा रश था। भाई मेरे लिए तो कोई भी सफ़र इतना मुश्किल नहीं रहा जितना मदीना से मक्का वापसी का सफ़र था, और बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरे तो इवन पाँव भी स्वेल हो गए थे बैठ बैठ के, क्योंकि दिन 2 बजे हम लोग कहीं बस में सवार हुए थे और रात के 11 अब बजने वाले हैं मक्का पहुँचते पहुँचते। और साथ ही आप एहराम की नियत में भी होते हैं, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ भी होती हैं। एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि अगर आपके साथ बच्चे आए हुए हैं ना, तो आप उनको खजूर लेके दे सकते हैं, और वो खजूर इस तरह से तकसीम करेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा फ़ील होगा। ईमान शुरू में थोड़ी सी शर्मा रही थी, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प की स्टार्टिंग में, तो उसके बाद से फिर वो फ्री हो गई और उसने सब में डिवाइड की। ईमान ने ख़ुद से ही डिसाइड किया कि मैं आम लोगों में नहीं, बल्कि जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो पानी भरने वाले हैं और इस तरह से वर्कर्स हैं ग्रीन ड्रेस में, मैं उनको खजूरें तकसीम करूँगी। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी लगी बच्चों के लिए कि इससे बच्चों में बहुत अच्छी आदतें डेवलप होती हैं। और ये है रात का कबूतर चौक का नज़ारा, बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, इस बार जो मेरा उम्रा था, एक तो पाकिस्तान से जाते हुए जो अपने पहला उम्रा अदा करना होता है, फिर मदीना से वापसी जब मक्का होती है तो दूसरा उम्रा अदा करना होता है। तो मेरे वो दोनों उम्रा के जो टाइमिंग्स थे ना, वो बिल्कुल रात के थे और सेम टाइमिंग्स थे। मतलब दोनों उम्रा मैंने रात को 12 से लेकर तहज्जुद के टाइम तक मुकम्मल किए थे, और वो बहुत मुश्किल थे, लेकिन उनको करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात आप सफ़र से थके होते हैं तो वो उम्रा अदा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो बहुत मज़ा आता है। ये है हमारी लास्ट मॉर्निंग की मेमोरीज़, जब हम फजर की नमाज़ अदा करके और आ रहे थे, और कबूतर चौक में आप देखें क्या नज़ारे हैं, क्या ही खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। और आज तो मेरा भी ईमान के साथ बच्ची बन जाने को दिल चाहा। वो क्या कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है, बस तो आज मेरा दिल भी बच्चा बन गया, और मेरा दिल किया कि मैं ईमान के साथ मिलकर ना यहाँ पर खूब मस्ती करूँ। असल में ना यहाँ पर जाने का इतना ज़्यादा दुख भी था, दिल कर रहा था कि ये वक्त यहीं पर रुक जाए या फिर बहुत लंबा हो जाए, बहुत आराम से गुजरे। इन लम्हात में जितनी ज़्यादा यादें बना सकते हैं उतनी ही ज़्यादा बना लें। यहाँ से गुज़रते गुज़रते मैंने सोचा कि यहाँ से मैं आबे ज़मज़म के गिलास भी लेती जाऊँ, क्योंकि स्वीडन के लिए फिर मुझे ज़ाहिर है मुश्किल पेश आएगी, और पाकिस्तान में मेरे पास वापसी में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, चंद दिन हैं। तो यहाँ पर बस फिर ईमान भी छोटे छोटे कोई डेकोरेशन पीसेस देख रही थी। जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत लिया वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह स्वीडन चल के ही दिखाऊँगी। शॉपिंग मैंने बहुत कम की है, बल्कि ना होने के बराबर आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए वेट का काफ़ी इशू है। मैंने यहाँ से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से स्वीडन जाना है, तो मुझे बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है कि जिस वक्त की हम ख्वाहिश करते हैं कि थोड़ा आराम से गुजरे, वो उतना ही जल्दी से गुजर जाता है। ऐसा क्यों होता है आई डोंट नो, बट ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। ये तो बस ऐसी शानदार जगह है जहाँ पर लोगों का आना और जाना लगा रहता है, लोग कम भी नहीं होते और हर वक्त लोग आ जा रहे हैं। एनीवेज सब परदेसी अपनी अपनी बसेस का वेट कर रहे थे। कुछ लोगों को पिक कर लिया था और कुछ हमारी तरह भी सीढ़ियों पर ही बैठे थे। और आप ज़रा इस गार्ड के ना तमाशे चेक करें, मुझे लगता है इस पे सऊदी अरब की धूप का ना कुछ ज़्यादा ही असर हो गया, इसके सर पे लग गई है, इसका दिमाग चल गया। ये इन बेचारों के साथ मतलब क्या किया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं, अरबी में ही कुछ कह रहा था। चेक किया आपने, मतलब ये क्या करे, इसको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था। बहरहाल हमें तो भाई आखिरकार 12:30 बजे बस ने पिक किया, और बैठे बैठे हमारा तो ना वहीं पे ही जैसे ना काम हो गया, क्योंकि 9 से 12:30 बजे तक का आप देखें कितने ज़्यादा घंटे बनते हैं। और आपको पता है इंतज़ार तो 1 मिनट का भी होना तो अच्छा भला लंबा हो जाता है, तो ये तो काफ़ी लंबा इंतज़ार था। खैर जुम्मे का दिन है और आप देख लें कि कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जुम्मे का वक्त था,
तो उस वक्त कोई ट्रैफिक नहीं थी और शुक्र है कि यही हमें टेंशन थी कि जुम्मा हम कहाँ पे अदा करेंगे। तो वहाँ पे रास्ते में एक जगह पे उन्होंने रोका, तो वहाँ पर हमने वो सफ़राना नमाज अदा की और अभी हम जद्दा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट जो है वो हमारी 6 बजे की है, तो हमें 3 बजे एंटर होना है। अच्छा, जद्दा एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और खैर अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा है। एयरपोर्ट का एरिया ना जैसे मतलब ना ख़त्म होने वाला एरिया हो, बहुत ही खुला है। हमारी बस ने हमें थैंकफुली इन टाइम तो पहुंचा दिया था। मतलब हमें लग रहा था कि आज हम लेट हो जाएंगे क्योंकि हमें अभी यहाँ से जमजम का पानी भी लेना था। यहाँ पर एयरपोर्ट में इंटर होने से पहले यहाँ पर एक ये केबिन सा बना हुआ है, यहाँ पर आपको पर पासपोर्ट 1 बोतल अलाउ होती है। तो बस हमने भी यहाँ से पानी लिया और फिर हम एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो गए। आप देखें एयरपोर्ट है कितना खूबसूरत और बड़ा, तो नो डाउट है ही। एक बेहतरीन सफ़र करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके टिकट पर लिखी जो वेट लिमिट है आप उसको फुली फॉलो करें, क्योंकि अगर आप अपने वेट लिमिट को फॉलो नहीं करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। फिर आपको हैंड कैरी बनाना पड़ेगा, वहाँ पर सब लोगों के सामने सामान निकालना पड़ता है, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। और हमने सोचा कि एक बार जाते जाते फिर से अलबैग को खाते जाएं, अल्लाह हाफिज़ करते जाएं। तो यहाँ पर हमने एयरपोर्ट से अलबैग वगैरह बाई किया और इस तरह हमारा जो उम्रा का सफ़र है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये सफ़र जितना ज़्यादा शानदार है वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बट थैंक्स टू आवर ट्रैवल एजेंट, क्योंकि आखिर में उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ कि हमारा इतना अच्छा सफ़र गुजरा और आसानी से गुजरा। अगर आप लोग भी पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें या पता करना चाहें तो आप लोग ज़रूर इनसे पूछ लें। अगर आप लोगों को बेहतर लगे, रीज़नेबल लगे, तो आप अपना फ़ैसला करें और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अपने वादों को भी ज़रूर पूरा करेंगे। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपकी आसानी के लिए मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। आज तो सऊदी एयरलाइन ने काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और ख़ासकर ये जो छोटी छोटी पीता ब्रेड थी ना, ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी। आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पाकिस्तान से, और ये मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। तो बस जी हम अपना सफ़र एंजॉय करते हैं, बल्कि जाने का दुख मनाते हैं, और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।